अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एमटी कैट का थर्ड चैप्टर विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। और ये जो हमारा सिलेबस है ये अकॉर्डिंग टू यूएचएस है, तो आप उस वेबसाइट से देख सकते हैं कि हमारा स्केड्यूल क्या है और हमने किस किस तरह से चैप्टर्स को लेके चलना है। इसके अलावा हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें भी सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो एमडी कैट है वो बेसिकली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं एमडी कैट के लिए वो थोड़े उस लेवल पे दिए जाते हैं जिस तरह का आपका टेस्ट आना होता है, क्योंकि जो ई कैट है वो इंजीनियरिंग टेस्ट है और उसमें मैथ और फिज़िक्स जो है वो वेटेज रखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वेटेज होती है। इसलिए वहाँ पे जो मैथ का पोर्शन और जो फिज़िक्स का पोर्शन होता है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स चाहिए होती हैं, ताकि आप जो है कम टाइम के अंदर अंदर अपने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर सको, और वो थोड़े ट्रिकी होते भी हैं। लेकिन जो एमडी कैट है उसमें जो मेन फोकस होता है वो बायो और इंग्लिश पे होता है। इस वजह से फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंगली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते। इवन कि आपकी बुक के स्टेटमेंट को एज इट इज़ जो है वो लिख दिया जाता है और आपको उसमें से चूज़ करने होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमारी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। नंबर ए इज़ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स। सो अगर जस्ट वर्क की टर्म को देखा जाए इंग्लिश में, ठीक है, तो इंग्लिश में वर्क हम इसको कहते हैं और उर्दू में क्या कहेंगे, काम कहेंगे, ठीक है। एक अगर हम आम लैंग्वेज की बात करें, अभी हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली इसकी बात नहीं करें, तो काम क्या होता है, काम कोई भी हो सकता है। इवन अगर आप बैठ के कुछ कटिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं तो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप उस चीज़ को काम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ पे अपनी फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं और कोई ना कोई आउटपुट आपको मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को काम कह रहे हैं। लेकिन फिज़िक्स की लैंग्वेज में काम किस सेंस में आता है कि फोर्स तो ऑब्वियसली लगेगी, लेकिन उस फोर्स के साथ साथ बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़रूर कवर करेगी, ठीक है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा, बेशक आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप उस चीज़ को वर्क कंसीडर नहीं कर सकते। सो फिज़िक्स और जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिज़िक्स के अकॉर्डिंग देखें तो वर्क डन क्या आ गया कि हम फोर्स लगाएं कोई ना कोई, और उस फोर्स की वजह से बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए। सो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इनका प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन के इक्वल। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे टर्म्स आ जाती हैं कि जिस तरह फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स में सबसे पहला हमने केस ले लिया है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ जो बिल्कुल आप चेंज नहीं कर रहे, एक ही मिकदार में आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी, वो एक कांस्टेंट फैक्टर कहलाएगी। तो जो हमारी यहाँ पे फोर्स कंसीडर हमने की है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं कि इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक आप एक ही जो है कुछ न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि लेट सपोज अगर कोई काम शुरू किया है, यहाँ से हमने ब्लॉक लिया, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स लेट सपोज स्टार्टिंग में 5 न्यूटन थी, ये यहाँ पे हम इसको F लिख लेते हैं ताकि हम इसको अलग अलग कर सकें। बी पॉइंट पे आके भी 5 न्यूटन लगी, फिर सी पॉइंट पे आके भी 5 न्यूटन, और हर इन पॉइंट्स के दरमियान भी 5 न्यूटन की फोर्स ही लग रही है, और जो बॉडी है वो ए से एफ पॉइंट तक मूव कर रही है। सो ये जो फोर्स है कि आप इनिशियल लेवल से लेके फाइनल लेवल तक एक ही जो क्वांटिटी, एक ही मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं, वो आपकी कहलाएगी कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स के केस में क्या है कि यहाँ पे हमने बात कर ली कि फोर्स लगा रहे हैं एक ही मैग्नीट्यूड की। अब इस फोर्स के लगाने की वजह से हमें यह नज़र आ रहा है कि पहले बॉडी ए पॉइंट पे थी,
फोर्स लगी तो बी पॉइंट पे आ गई, देन फोर्स अप्लाई की तो ये सी डी ई एंड अल्टीमेटली ये एफ पॉइंट तक पहुंच चुकी है। इट मीन्स के फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है, फोर्स लगती जा रही है और बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कवर हुआ है फ्रॉम ए टू एफ पॉइंट। सो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि इस बॉडी ने वर्क डन किया है। सो ये तो हमारी एक एग्जांपल होगी जिसमें हमें पता चल रहा है कि फोर्स लगने से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और उस चीज़ को वर्क डन कंसीडर किया जा रहा है। अब एक अगर ऐसी कंसीडर करें सिचुएशन जिसमें लेट सपोज एक इतना हैवी ब्लॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा मेटल के आयरन के पीसेस हैं और बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं आयरन और मेटल के, और वो बहुत मुश्किल है कि आप उसको जो है पुश कर सकें आगे की तरफ। या अगर सिंपल एक एग्जांपल ले लें, घरों में फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर भी समटाइम इतना हैवी होता है जो सही प्योर वुड का बना होता है कि उसको एक पर्सन जो है जितनी मर्जी फोर्स लगा ले बहुत उसके लिए मुश्किल होता है कि वो उस चीज़ को थोड़ा पुश करके कहीं और मूव करवा सके। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपनी पूरी फोर्स लगा रहे होते हैं, फोर्स काफ़ी हद तक लग रही है और आप अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो फोर्स अगर इस बॉडी को आगे डिस्प्लेस नहीं करवा रही या इस फोर्स की वजह से ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको वर्क डन कंसीडर नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि जो वर्क डन है वो मस्ट है कि जितनी फोर्स लग रही है उसके अकॉर्डिंग बॉडी कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को चेंज करे, कोई ना कोई उसका डिस्प्लेसमेंट मस्ट होना चाहिए। सो अब वर्क डन के फॉर्मूला की बात करते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, पहला पॉइंट है इसका कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिख लेते हैं कि इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास जो फिजिक्स है उसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज जो बनता है वो ये बनता है कि जो वर्क डन है, एक ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि वर्क डन क्या है कि फोर्स कोई ना कोई अप्लाई की गई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो चीज़ क्या कहला रही है, वो हमारी वर्क डन कहला रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से एक एमसीक्यूज भी बनता है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है कि वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स जो है F, एंड यहाँ पे जो डॉट है ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को शो करेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट D। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है विच इज़ वर्क डन। सो थर्ड एमसीक्यूज जो बन रहा है कि इसमें जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। सो अब क्या हुआ कि ये तो हमने एक सिंपल केस तब तक के लिए डिस्कस किया जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे, ठीक है। यानी फोर्स अगर अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है या हॉरिजॉन्टल लग रही है, इस केस में हॉरिजॉन्टल है कि यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो उसको हम लोग एफ डॉट डी ले लेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने लेट सपोज बॉडी के ऊपर फोर्स लगी लेकिन बॉडी ने फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेट सपोज यूं है, ठीक है। अब इसको यहाँ से हैंग किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको किसी रोप की मदद से, किसी रस्सी से, किसी जो है
किसी भी चीज़ से आपने स्टिक वगैरह से इसको किया हुआ है, बांधा हुआ है। अब आपने इसको यहाँ लेट सपोज एक पर्सन ने इसको पकड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, जब वो आगे जा रहा है तो वो फोर्स जो लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। वो जब खींच के आगे ला रहा है तो वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है, और इस तरह फोर्स लगाने में भी क्या हो रहा है कि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं रही। अब क्या होगा, चूंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है आगे और फोर्स इस तरह लग रही है, तो इनके दरमियान एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है विच इज थीटा। तो इस तरह के केस में अगर हमें वर्क डन बताना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें फोर्स का कंपोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, फोर्स का कंपोनेंट। चूंकि ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है लाइन के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। इट मीन्स कि ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, बल्कि अब हम यहाँ पे नहीं इसको शो करेंगे, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है थीटा था, लेकिन फोर्स का हमने जो कंपोनेंट चूज किया है वो है एफ कॉज ऑफ थीटा। अब जब यहाँ पे इसको प्लेस करना है तो इस एफ की जगह क्या प्लेस करेंगे, हम उसका कंपोनेंट प्लेस करेंगे विच इज एफ कॉस थीटा। सो इस केस में एफ कॉस थीटा डी बन जाएगा। सो ये क्या हो गया कि जब वर्क डन हमारे पास नहीं रहता, उस डायरेक्शन फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ना हो, तब ये कंसीडर किया जाता है कि एफ कॉस थीटा और डी यहाँ पे पुट किया जाएगा। अदरवाइज हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ये है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ये है जो कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी है। बेसिकली यही फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमारे पास केसेस डिफरेंट आ रहे हैं कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ कॉज ऑफ थीटा, कॉस थीटा इंटू डी। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इसको सिंपली एफ डी भी लिखा जा सकता है, एफ डॉट डी या एफ डी। अगर यहाँ क्रॉस होता तो उस क्रॉस को कभी भी हम इस तरह नहीं लिख सकते थे, लेकिन डॉट को लिखा जा सकता है, इसलिए ये एफ डी भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमारे किस तरह एमसीक्यूज बन रहे हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती तो वर्क डन किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। सो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं नॉट इन अ सेम डायरेक्शन। सो ये पॉइंट मस्ट पता होना चाहिए कि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है तब किस तरह से हम लिखेंगे वर्क डन को, और अगर एक डायरेक्शन में नहीं है तब किस तरह से लिखेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला तो वही रहेगा एफ डॉट डी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, लेकिन चेंजिंग कहाँ आ जाती है, डायरेक्शन की वजह से। और अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट स्टेटमेंट पढ़ी और ये चीज़ देखते ही नहीं है कि डायरेक्शन का वर्ड भी मेंशन किया गया है, और डायरेक्ट क्या करते हैं, इस वाले को कर देते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला तो यही है। बट ये आपका उस केस में गलत हो जाएगा अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। सो ये हमारा था थर्ड एमसीक्यूज। अब बात कर रहे हैं कि इस थीटा की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बॉडी के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं। और वो क्या है कि अगर यहाँ पे चूंकि कॉस के साथ है थीटा, कॉज ऑफ थीटा, अगर ऐसा है कि बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है लेकिन वो फिर भी इस साइड पे जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री एंगल हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड एंगल ले लिए, इससे अगर कम एंगल होगा, लेट सपोज जिस तरह पहले डिस्कस किया कि फोर्स यूं लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट यूं कवर हो रहा था, तो ये हम कह देंगे लेस देन 90 डिग्री। अगर फोर्स इस तरह से लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह कवर हो रहा है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें कॉस थीटा
थीटा आ ही तब रहा है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि cos 90 डिग्री होता है 0। इट मीन्स कि अगर बॉडी पे हम कह रहे हैं कि फोर्स इस तरह से लग रही है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कवर कर रही है, उस केस में वर्क डन जो है वो 0 कंसीडर होगा। वर्क डन क्योंकि F cos थीटा D के इक्वल है, cos थीटा जो है यहाँ पे इस टाइम 90 है और 90 जो है वो 0 होता है। सो 0 क्या करेगा, सारी को 0 कर देगा और वर्क डन जो है वो 0 कंसीडर होगा। सो पहला MCQs यहाँ से बनता है कि वर्क डन अगर जो है हम यूं कंसीडर कर रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। सो वर्क डन विल बी 0 क्योंकि इस केस में cos 90 जो है वो 0 हमें दे रहा है। नेक्स्ट केस में अगर डिस्कस करें cos 90 लेस देन 90, यहाँ पे अब आ रहा है 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आंसर देगी। सो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमें शो करवा दिया जाएगा। सो ये MCQs किस तरह से है कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेस देन 90 डिग्री है, कि इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है, तो वर्क डन कैसा होगा। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स कॉस जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है वो नेगेटिव आंसर देता है। उस केस में क्या होगा कि जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। सो ये कुछ पॉइंट्स बुक में मेंशन भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कि cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, इसलिए वर्क डन नहीं होगा अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। cos 90 लेस देन 90 डिग्री अगर है तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू है वो पॉजिटिव मेंशन कर देगा कैलकुलेटर। अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव शो होगी। सो ये थे हमारे कुछ MCQs। अब बात करते हैं कि वर्क डन हमने अभी तक जो कंसीडर किया है वो जस्ट कंसीडर किया है कांस्टेंट फोर्स के लिए। ये सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए थी जब फोर्स को चेंज नहीं किया जा रहा था। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि फोर्स जो है वो चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल फोर्स कंसीडर करें बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज़ चेंज हो रही हो, चेंजिंग प्रोड्यूस की जा सकती है, उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। उस केस में क्या होगा कि लेट सपोज अगर किसी एक ऐसी चीज़ की एग्जांपल लें जिस पे पहले तो लेट सपोज एक ब्लॉक ही है, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, फिर जी वो पर्सन थक गया और उसने क्या किया कि फोर्स जब लगा रहा था तो उसकी फोर्स अपनी कम होती गई, तो इस वजह से वो ज़्यादा नहीं लगा सका फोर्स और अब यहाँ पे वो 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल को जब हम भी पुश करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा जोर से कर रहे होते हैं, फिर जैसे जैसे इंसान की अपनी एनर्जी डाउन होती जाती है वो अगली बॉडी पे भी जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उसे क्या किया, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, फोर्स चेंज हो गई। देन थोड़े स्टे के बाद अब वो जब उसकी एनर्जी थोड़ी फिर रिकवर हो गई, अब वो अगेन क्या कर रहा है, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। लेट सपोज अब उसने 7 न्यूटन की फोर्स लगा दी। सो क्या हो रहा है कि फोर्स तो लग रही है बॉडी के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है कि ये A पॉइंट से C पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन क्या हो रहा है कि फोर्स जो है टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। किसी पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी पॉइंट पे कम है, किसी पॉइंट पे जो है एक कह सकते हैं इन बिटवीन है इन दोनों वैल्यूज़ के। सो क्या होगा कि यहाँ पे हम उस चीज़ को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। अब अगर भी रॉकेट वगैरह की बात करें तो उसमें भी क्या होता है कि जब इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, नो डाउट ये बहुत बुरी पिक्चर है, बट क्या है कि जस्ट इसको समझने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि जब इसको लॉन्चिंग पैड से किया जाएगा तो क्या होगा कि ये अपवर्ड मूव करेगा
और इस टाइम पहले इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ ये थोड़ा ऊपर उठा, फिर चूंकि अब वो ग्रेविटी से दूर जाता जा रहा है, उसको थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स पहले जितनी थी वो भी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रेविटी से उसको अपवर्ड जाना है तो और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि टुवर्ड जो अर्थ है उधर जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब उस अट्रैक्शन से निकल के उसने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना ये और ऊपर जाता जाएगा फोर्स इसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पे फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, यानी कि वेरिएबल फोर्स यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। अब अगर देखें कि हमने इसका पाथ लेट सपोज ये कंसीडर कर लिया कि ये इस तरह से था। अब इस तरह के पाथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट या इस तरह से कंसीडर कर लें, जैसे बुक में है थोड़ा इस फॉर्म में। सो फोर्स हमने कहा पहले इस डायरेक्शन में लग रही थी, देन थोड़ी इस तरह से, फिर इस तरह से ये फोर्स जो है वो इस तरह लग रही है, और इसके अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इतना इतना, डेल T1 डेल T2। अब चूंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है कि इनिशियल से फाइनल बन रही है ये पोर्शन, तो यहाँ पे हम डेल के साथ इसको रिप्रेजेंट करें। अब इस पूरी एक लाइन को जो कि पहले इस तरह से थी, इसको डिवाइड करने का क्या मकसद है? हम तब हर चीज़ को डिवाइड करते हैं जब कोई चीज़ वेरिएबल हो और हमें उस चीज़ को बहुत एक्यूरेट वैल्यू तक लाके मेजर करना हो। अब कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसको अगर आप पूरा मेजर करेंगे और वो इस तरह से है कि बिल्कुल एक स्क्वायर शेप नहीं है, बल्कि इसमें कुछ पोर्शन इस तरह से है, कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ आपको मेजर करने के लिए क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तो चाहिए, लेकिन आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है कि उस बॉडी के पोर्शन को डिवाइड कर लिया जाता है। लेट्स सपोज ये पूरी जो है इस पाथ का हमने फाइंड आउट करना है, कुछ भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा। अब उन सेगमेंट्स का जब मेजरमेंट लेंगे, फोर्स की है लेट्स सपोज या डिस्प्लेसमेंट की है, तो उनका जब आप एड अप करेंगे, क्योंकि अभी हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, सब सेगमेंट्स का निकाल के जब सारे को ऐड अप करेंगे तो आपके पास इस पूरे का डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या एरिया कुछ भी वो आप बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि उस चीज़ को हमने, उस लाइन को बहुत माइन्यूट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर होंगे, और उस केस में हम पिछले वाले जो कांस्टेंट फोर्स है उसके फॉर्मूला को अप्लाई कर सकेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करें। अब यहाँ पे फोर्स F1 हो गई, F2 हो गई, F3 हो गई, सॉरी F3 यहाँ पे है, F4 है, और डेल D3 डेल D4 सब इस तरह से डिवाइड होते जा रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप बजाय पूरी लेंथ का मेजर करें वर्क डन, और वो एक्यूरेट भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक छोटे से सेगमेंट का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला F.D। बल्कि यहाँ पे थीटा आ रहा है चूंकि, तो फिर हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, F cos थीटा, और D में क्या आ जाएगा, डेल D1। तो क्या यहाँ पे इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। इसी तरह अगर आपको सेकंड पोर्शन का कंसीडर करना है, आप सिर्फ इतने का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला W1 डेल W2। अब यहाँ पे डेल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम पूरे सेगमेंट का नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। पूरे का करेंगे तो हम यहाँ पे W टोटल लिख देंगे, और छोटे छोटे का कर रहे हैं तो इसके लिए हम डेल W1 डेल W2 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे F2 डेल D2, डेल चूंकि यहाँ पे हम छोटा सेगमेंट कंसीडर करें इस वजह से, और F2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है कोई ना कोई, तो F2 cos ऑफ थीटा 2 डेल D2। इस तरह से हर एक सेगमेंट का वर्क डन फाइंड आउट किया जा सकता है, और एट द एंड
अगर हमें पूरी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे del W1 जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एट द एंड पूरी लाइन का वर्क डन आ जाएगा। सो उस केस में क्या हो सकता है कि W टोटल इक्वल्स टू del W1 प्लस del W2 प्लस del W3 अप टू सो ऑन, इवन del Wn तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। अब ये तो एक फॉर्म है जो इसको भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा कि आप पहले हर चीज़ को अलग अलग करें कंसीडर और फिर आप उसको ऐड करें तो आपके पास W टोटल आएगा। तो इसको एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो शॉर्ट फॉर्म किस तरह से है कि इनके ऊपर समेशन का साइन अप्लाई कर दिया जाए। अब समेशन क्या होता है, इस साइन को हम समेशन साइन कहते हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जिनको आपने एट अ टाइम ऐड अप कर देना है। लेट्स सपोज हमने इसको आई इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी आई टाइम्स ये सेगमेंट्स जो है वो डिवाइड हुए हैं, तो हम इसको आई कंसीडर कर रहे हैं इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है कि पहला पोर्शन 1 है और अप टू n तक है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे n आ जाएगा। नीचे वो चीज़ आती है जहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है और ऊपर वो चीज़ आती है जहाँ पे आपने एंड करना होता है। सो इसके साथ क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या बन रहा है, चूंकि उसमें थीटा का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे f cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे i और i मेंशन कर देंगे साथ और यहाँ पे del डी i। अब ये i क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने W टोटल के लिए ये फर्स्ट सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, I1 हो जाएगा 1 1 1। नेक्स्ट क्या होगा, चूंकि n तक जाना है I2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ सब पे I मेंशन कर रहे हैं। सो ये हमारे पास उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा जब आपका जो है कांस्टेंट फोर्स नहीं होगी, फोर्स वेरिएबल कंसीडर होगी, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला ये है। सो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग वर्क डन फाइंड आउट कर रहे थे वो कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग था, उसमें ये सम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे तो एक ही जितनी फोर्स लग रही थी, तो किसी भी पॉइंट का आप कह सकते थे कि सिमिलरली दूसरी जो सेगमेंट है उस पर इतनी ही फोर्स लग रही है तो वर्क डन ये होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्स चेंज होती जा रही है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग एक एमसीक्यूज तो हमारा ये है। सेकेंड एमसीक्यूज क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग आता है कि अगर कांस्टेंट या वेरिएबल फोर्स को कंसीडर किया जाए तो ग्राफ कैसा होता है और उससे किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन। अगर तो एक कांस्टेंट फोर्स है, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, 1 2 3, हमने कहा कि यहाँ पे भी 1 2 3 4, 3 न्यूटन की फोर्स लगाई और 3 न्यूटन कंसेक्टिवली लगाते जा रहे हैं और बॉडी पहले 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी थी, देन उसने 2 किया, 3 किया, 4 किया। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है लेकिन फोर्स उतनी की उतनी ही है। तो ये कौन सा हमारा आ जाता है केस, जब कांस्टेंट फोर्स हो। सो कांस्टेंट फोर्स पे इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन होता है। अब अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है, सो अगर यहाँ पे 5 है, सो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए और ये फोर्स के लिए, यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी एरिया नज़र आ रहा है अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारा वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा। अब वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो आप क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वर्क डन आ जाएगा। और लेंथ में क्या आ जाएगी, फोर्स, सॉरी लेंथ इंटू हाइट, एफ डॉट डी अगेन हमारे पास आ जाएगा। सो अगर हमने इसका दूसरा वाला कंसीडर करना है कि यहाँ पे तो कांस्टेंट फोर्स को कंसीडर किया, अब लेट्स सपोज एक वेरिएबल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि पता चल सकता है कि वर्क डन किस तरह फाइंड आउट किया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसको अगर शेप्स में डिवाइड करें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रहा है और एक ट्राइंगल आ रहा है।
अब इनके अगर एरिया को हम फाइंड आउट कर लें तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। किस तरह से कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। इस केस में लेंथ क्या है, हमारे पास ये 4 एंड यहाँ 5 है। रेक्टेंगल की विड्थ क्या आ रही है 4, सो 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाएगा। और चूंकि ये फोर्स है सो ये न्यूटन में और ये डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में, सो यहाँ पे हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब इसी तरह रेक्टेंगल का करें तो ये हो जाता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास कितनी है, अब जो कंसीडर करनी है, चूंकि रेक्टेंगल सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, सो 4 5 6, इट मीन्स के 6 - 4 करें तो हमारे पास कितना आता है 2 मीटर। सो एग्जैक्टली ये यहाँ से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। सो यहाँ से बेस आ जाएगी 2 एंड 1/2। हाइट कितनी है, हाइट अगेन 5 है, सो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट 5 बचेगा हमारे पास। सो इस 5 को भी न्यूटन मीटर ही कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व है बेस का भी। अब यहाँ से दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया। वर्क डन फाइंड आउट किस तरह होगा, दोनों के एरिया को ऐड करके, इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा 20 + 5 = 25 जूल या न्यूटन मीटर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। सो ये इस टॉपिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको वर्क डन फाइंड आउट करना आना चाहिए। कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है, उसमें आपको कहा जा सकता है कि आप इसका वर्क डन फाइंड आउट करें। किस तरह से करेंगे, जो भी शेप होगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसको अगर डिवाइड करते जाएंगे और हर पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करके उसको ऐड करते जाएंगे तो एट द एंड आपके पास वर्क डन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो बेसिकली वर्क डन ही है। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट वर्क डन।